भारतीय सेना को हम याद करते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना क्यों खास है? आज यदि पूरी दुनिया में बात की जाए तो दुनिया के 200 देशों में अधिकतर छोटे देशों को छोड़कर बाकी देशों के पास अपनी सेना है। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर हम भारतीय सेना की शौर्य के, साहस की, बहादुरी की, दिलेरी की बात करें और इसके साथ साथ अनुशासन की बात करें तो पूरी दुनिया में ऐसी दूसरी कोई सेना नहीं है जिसमें अनुशासन भी बहुत उच्च दर्जे का हो और साहस और शौर्य भी ऊंचे दर्जे का हो। भारतीय सेना, भारत की प्रकृति रही है कि भारत कभी पहले युद्ध नहीं करता, लेकिन जब युद्ध थोपा जाता है तो उसका उत्तर देता है। अंग्रेजों ने जो 70 से अधिक देशों के ऊपर राज किया, उसके बारे में इतिहासकारों का यह मानना है कि उसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने वाला जो सर्वाधिक शौर्य दिखाया था वो भारत की सेना ने, भारतीय सैनिकों ने दिखाया था। उस समय जो अंग्रेजों की सेना होती थी, तो भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना वो सेना है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 2013 में उत्तराखंड में किया था। 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया था, निकाला था और 3.5 लाख किलो राहत की सामग्री वहां तक पहुंचाई थी। भारतीय सेना वो सेना है जिसके अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय सेना का अनुशासन बहुत ऊंचे दर्जे का है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में प्रजातंत्र या चुनी हुई सरकार या संसद देश को नहीं चलाती, वहां की आईएसआई और वहां की सेना देश को चलाती है। भारतीय सेना का अनुशासन इतने ऊंचे दर्जे का है कि कश्मीर में जहां अलगाववादियों के बीच में हमारा कोई सैनिक होता है तो उसके हाथ में AK-47 होती है, लेकिन AK-47 हाथ में होते होते भी जब तक उसको आदेश नहीं मिलता वो चलाता नहीं है। ये उनके ऊंचे साहस, मनोबल का परिचायक है। उन स्थितियों को कैसा बदला जाए उनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हमें क्या करना है इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। सेना दिवस के ऊपर पूरे देशवासियों को हम बधाई देते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंदर एक सैनिक का जज्बा पैदा करेंगे। हमारी भारतीय सेना वो सेना है जिसके सैनिक सियाचिन में -50 डिग्री के तापमान में राष्ट्र की सेवा करते हैं, जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में राष्ट्र की सेवा करते हैं। भारतीय सेना वो सेना है जो समुद्र की गहराइयों में देश की सरहदों की रक्षा करती है। नभ में, थल में, गगन में, जल में, सब जगह भारतीय सेना अपने पूरे पराक्रम के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करती है और जब देश के अंदर कोई आपदा आती है तो उसकी रक्षा करती है। जब नागरिक प्रशासन फेल हो जाता है तो उस समय भी भारतीय सेना अपनी कमान संभालती है। भारतीय सेना कितनी वीर है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। रेजांगला में 1971 में एक युद्ध हुआ, 1962 में एक युद्ध हुआ जहां पर हमारे कुछ सैनिक थे और सामने अथाह चीनी सेना थी। उन्होंने उस रेजांगला के मोर्चे के ऊपर पीठ नहीं दिखाई। थोड़े से सैनिकों ने हजारों सैनिकों का मुकाबला किया और वहां पर जीत हासिल की। ऐसे ही 1971 में लोंगेवाला की पोस्ट, बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी। उस लोंगेवाला की पोस्ट में, बॉर्डर फिल्म में जो सन्नी देओल ने जो रोल किया था, उसमें सामने पैटर्न टैंक थे। 2000 से ज्यादा आक्रमणकारी थे जो चाहते थे कि भारत में हम रात में अमृतसर में पहुंच जाएं। उन आक्रमणकारियों का हमारे कुछ 120 सैनिकों ने मुकाबला किया। उनके पास केवल गन थी, केवल सिंपल राइफल थी और राइफल का से उन्होंने टैंकों का मुकाबला किया था। तो ऐसी हमारी भारतीय सेना रही है। 1947 में जैसे ही देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद पहला युद्ध पाकिस्तान की ओर से थोपा गया। महाराजा हरि सिंह की जो कश्मीर स्टेट थी, जिसको वो स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, वो उसके ऊपर पाकिस्तान की नज़र थी। पाकिस्तान ने आक्रमण किया। महाराजा हरि सिंह के पास अपनी कोई बड़ी सेना नहीं थी। उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि हमारी सहायता करो। सरदार पटेल ने कहा कि हम क्यों सहायता करें, ये तो हमारा राज्य नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए। उस समय जब तक हस्ताक्षर किए, श्रीनगर में जो वैली का सेंटर है वहां पर जो एयरपोर्ट है उसको चारों ओर से घेर लिया था। 1947 के युद्ध में कश्मीर को बचाने का काम भारतीय सेना ने किया। 1947 के बाद 1948 में हैदराबाद के निजाम ने रजाकारों के सहयोग से ये कहा कि हम तो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। और वो भारत के सीने में, भारत माता के सीने में एक नासूर बनता, उस नासूर को भी ठीक करने का काम भारतीय सेना ने किया। ऑपरेशन पोलो चलाया और 5 दिन के भीतर हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये निजाम वो निजाम था जो अंग्रेजों की, जो ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है, उस एयरफोर्स में पूरी 2 यूनिट उसके निजाम के नाम से बनाई गई थी, उसके डोनेशन से खड़ी हुई थी। जिसको दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था, उसको घुटनों पे लाने का काम भारतीय सेना ने किया। 1948 के बाद
1961 में गोवा का दमन का विलय करवाने का काम, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाने का काम भी भारतीय सेना द्वारा किया गया। उसके बाद 1962 में चीन ने युद्ध थोपा। उस चीन के युद्ध में भी हमारे सैनिकों ने बिना हथियारों के अपने संकल्प और हौसले के बल पर लड़ाई लड़ी और चीन की जो अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी सेना, कई गुना ज्यादा बड़े हथियार, उनको उत्तर दिया। उस समय हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री होते थे जो केवल सफेद कबूतर उड़ाते थे, जो केवल शांति की बात करते थे, जो केवल पंचशील की बात करते थे, हिंद चीन भाई भाई की बात करते थे, और जिनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे नोबेल प्राइज मिले, जिन्होंने डीआरडीओ के कारखानों में कारखाने बंद करके वहां पर कप प्लेट बनवानी शुरू कर दी थी। तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए। उस प्रधानमंत्री के कारण हमारे सैनिकों के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, तो भी अपने संकल्प के बल पर उन्होंने बांस के साथ, लाठियों के साथ, बिना हथियारों के लड़ाई लड़ी और चीन को मुंह तोड़ उत्तर दिया। उसके बाद 1965 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान ने सोचा कि 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ है, देश कमजोर है, देश के हालात ठीक नहीं हैं, हम इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और कब्जा जमा लेते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर फिर से, पंजाब के ऊपर फिर से। तो उस समय भी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ उत्तर दिया और पाकिस्तान को सशक्त दी, और सशक्त देने के बाद उसके एक बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया। शास्त्री जी के ऊपर अनावश्यक विदेशी ताकतों द्वारा दबाव दिलवाया गया। शास्त्री जी ने समझौते की टेबल पर मजबूरी में ताशकंद समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े और इस समझौते ने उनकी जान ले ली। 1965 के युद्ध में हमने क्षेत्र जीता, लड़ाई जीती, लेकिन समझौते की टेबल के ऊपर हम हारे। इसी प्रकार 1965 के बाद 1971 में फिर से एक युद्ध हमारे देश के ऊपर थोपा गया। हमारी सेना ने उस युद्ध में भी बहुत बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ लड़ाई लड़ी और उस युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े करते हुए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। हमारे एक जो प्रमुख दुश्मन है उसको तोड़कर उसको आधा करने का काम भारतीय सेना द्वारा किया गया और इतनी सफाई से यह काम किया गया कि 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाना, मतलब पाकिस्तान की जो फौज है उसकी लगभग 30 से 40% फौज को तो सरेंडर करवा लिया। 93,000 फौज का सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी भी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ। तो 93,000 फौजी पाकिस्तान के हमारे पास थी, उनकी जमीन हमारे पास थी। समझौते की टेबल के ऊपर हम फिर हारे। इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में पाकिस्तान के राष्ट्रपति को यह कहा कि आपको सैनिक चाहिए या जमीन चाहिए, कोई एक चीज ले लीजिए। पाकिस्तान का राष्ट्रपति इतना तेज था, उसको पता था कि सैनिकों को तो मार नहीं सकते, उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव हो जाएगा, विदेशी दबाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें हमारी जमीन वापस दे दीजिए, हमें सैनिक नहीं चाहिए। तो नतीजा क्या निकला, हमें जमीन भी देनी पड़ी और सैनिक भी देने पड़े। तो 1971 का युद्ध भी हमारी सेना ने जीता। हमारे देश के हुक्मरानों ने, देश के जो कर्णधार थे, उन्होंने गलत निर्णय के कारण वो युद्ध समझौते की टेबल के ऊपर जीती हुई बाजी की जो जीत हमें मिलनी चाहिए थी, जो बढ़त हमें मिलनी चाहिए थी, वो बढ़त नहीं मिली। अगर 1971 का युद्ध ठीक से लड़ा जाता तो हम अपना पीओके ले सकते थे। 1971 के बाद 1980 में पंजाब में आतंकवाद हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का काम हमारी भारतीय सेना ने बहुत बखूबी किया। और इसके बीच में 1974 में और 1999 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ। इस परमाणु परीक्षण को भी सीक्रेट तरीके से बिल्कुल गोपनीय रखते हुए करने का काम भी भारतीय सेना ने किया। पाकिस्तान, अमेरिका की CIA पीछे लगी हुई थी कि भारत को परमाणु परीक्षण नहीं करने देना, लेकिन भारतीय सेना ने बहुत गोपनीय तरीके से उस परमाणु परीक्षण को भी अंजाम देने का काम किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में हम बार बार बात करते रहते हैं। इसी प्रकार 1984 में हमें यह पता लगा कि सियाचिन, जहां पर कोई चौकी नहीं होती, वहां पर पाकिस्तान आकर बैठना चाहता है और चाइना और पाकिस्तान मिलकर जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को काटकर, उसके बाद कश्मीर को काटकर पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाना चाहते हैं। तो 1984-85 में पाकिस्तानी सेना ने यूरोपियन एजेंसीज को बर्फ में चलने वाले हथियार, बर्फ में चलने वाले कपड़े, उनके लिए ऑर्डर किया था। भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली। भारतीय सेना उनसे एक दिन पहले पहुंचकर सियाचिन में अपना कब्जा जमाया और ऑपरेशन मेघदूत को सफलतापूर्वक किया। उसके बाद कैप्टन बाना सिंह, एक जगह जहां पाकिस्तानी सेना घुस आई थी, वहां पर कैप्टन बाना सिंह हमारे एक ऐसे परमवीर चक्र विजेता हुए हैं जिन्होंने -50 डिग्री में 2,500 फीट की ऊंची चढ़ाई चढ़कर 21,000-22,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर हार्ड कपकपाती ठंड में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर पाकिस्तानी बंकरों को उड़ाया और उस कायदे आजम जिन्ना के नाम पर जो चौकी थी उसको भारत में शामिल किया।
1947 में जब युद्ध थोपा गया तो श्रीनगर को, वैली को बचाने का काम मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने किया। एक एक व्यक्ति ने अपनी यूनिट के साथ, 40-50 लोगों की यूनिट के साथ हजारों लोगों का मुकाबला किया, वैली को बचाया। उसके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने अपनी शहादत दी, लांस नायक करम सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया, नायक जदुनाथ जी, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघो जी, कंपनी हवलदार वीर सिंह जी, इन सब ने 1947-48 की पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी शहादत देकर जम्मू कश्मीर को भारत माता के मुकुट की मणि बनाया। मेजर धन सिंह थापा 1962 के युद्ध में 3 लोगों ने, हमारे कुछ लोगों ने हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। गोलियां खत्म हो गई तो हथियारों से, संगीनों से लड़ाई की। उसके बाद जब चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्होंने यातनाएं दी कि हमें भारतीय सेना के बारे में, देश के बारे में गोपनीय जानकारी दो, तो उनकी यातनाओं से भी टूटे नहीं, दोबारा चीन की सेना से, उसकी कैद से छूटकर दोबारा सेना में नौकरी की। ऐसे मेजर धन सिंह थापा जी, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया, उनको परमवीर चक्र 1962 के युद्ध में दिया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि एक एक ने 10-10 को मारा। त्वांग के मोर्चे पर, अरुणाचल के मोर्चे पर, चाइना और भारत की बॉर्डर जहां पर मिलता है वहां के मोर्चे पर असाधारण वीरता दिखाई। मेजर शैतान सिंह रेजांगला में 17,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ सैनिकों ने, जब मुट्ठी भर सैनिकों के पास हजारों की संख्या में चीनी दुश्मन आए, वायरलेस के ऊपर उन्होंने संदेश दिया कि पीछे से हमें सहयोग चाहिए, तो पीछे से जवाब दिया गया कि हम अभी आपके पास सहयोग नहीं भिजवा सकते, रसद और सामग्री नहीं भिजवा सकते, और उनको कहा कि आप चौकी छोड़कर वापस आ जाइए। तो उन सैनिकों ने कहा कि हम जीते जी चौकी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी पीठ के ऊपर गोली नहीं खाएंगे। उन रेजांगला में हमारे कुछ सैनिकों ने, मुट्ठी भर सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। जब 3 दिन बाद उनकी लाश मिली, मेजर शैतान सिंह की 3 महीने बाद लाश मिली, तो उस लाश ने भी ट्रिगर पकड़ा हुआ था। तो ऐसे मेजर शैतान सिंह, हवलदार अब्दुल हमीद 1965 के युद्ध में अपनी जीप से 7-7 पैटर्न टैंकों को उड़ा दिया। कर्नल तारापोरे 1965 के युद्ध में अपनी जो उनके पास जो 9 टैंकों की टीम थी, उन 9 टैंकों की टीम से जब 60 टैंक शंकरपुरा के क्षेत्र में आ रहे थे तो उन 60 टैंकों को उड़ाया, भारत के एक बड़े हिस्से को बचाया। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की योजना थी कि पैटर्न टैंकों के सहारे हम भारत के अंदर घुस जाएं और भारत के बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लें। एल्बर्ट इक्का 1971 के युद्ध में, निर्मलजीत सिंह सैखो 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी विमानों को उड़ाया, और जब उनके विमान में आग लग गई तो अपने विमान को भी वहां पर गिराया जहां पर पाकिस्तान का पेट्रोल रखा हुआ था, उनके आयुध रखे हुए थे ताकि उनको नुकसान करें। मतलब अपनी शहादत देते हुए भी, अपनी कुर्बानी देते हुए भी, अपने आप को बम बनाते हुए दुश्मन को उड़ाया। अरुण खेत्रपाल जी 1971 के युद्ध में अपने टैंक से लड़ाई लड़ी और अपने टैंक से दुश्मन के बहुत से टैंकों को उड़ाया। इसी प्रकार मेजर होशियार सिंह 1971 के युद्ध में, इन सब ने असाधारण वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए भारत माता के आंचल की रक्षा की। 1971 की बात करें, 1999 की बात करें, कारगिल युद्ध की यदि हम बात करें तो मनोज पांडे जी, विक्रम बत्रा जी, योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय सिंह, एलओसी कारगिल आपने देखी होगी, बॉर्डर आपने देखी होगी, इस मूवी में बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। तो इन सब ने अदम्य साहस दिखाते हुए, कैप्टन विक्रम बत्रा जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके बारे में पाकिस्तानी लोग कहते थे कि ये शेर शाह है, ये जहां पर है वहां पर हम टिक नहीं सकते, टाइगर हिल को विजय किया। तो इन सारे परमवीर सैनिकों को हम नमन करते हैं सेना दिवस के अवसर पर, उन सबको स्मरण करते हैं। कैप्टन मनोज पांडे जी के बारे में, विक्रम बत्रा जी के बारे में, बाना सिंह के बारे में अलग से भारत स्वाभिमान के मंच पर लगातार चर्चा होती है। पूज्य स्वामी जी महाराज सैनिकों का सबसे अधिक सम्मान करते हैं। तो भारत एक युवा देश है, तो आज एक संकल्प लें इस सेना दिवस के अवसर पर कि हम राष्ट्र को प्रथम रखेंगे, राष्ट्र सेवा का भाव रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।